हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: फर्स्ट, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा मल्टीटास्किंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेट, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब मैं सबको बारी बारी से डिटेल्स में बताने जा रहा हूं। एट फर्स्ट, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आप जानिए। इसमें एक ही प्रकृति के कार्यों के एक बैच के रूप में संगठित कर समूहों में क्रियान्वित किया जाता है। इसके लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम का लाभ यह है कि प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटर के सभी संसाधन उपलब्ध रहते हैं, अतः समय प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। इस सिस्टम में उपयोगकर्ता तथा प्रोग्राम के बीच क्रियान्वयन के दौरान कोई भी अंतर संबंध नहीं रहता तथा परिणाम प्राप्त करने के समय अधिक समय लगता है। मध्यवर्ती परिणामों पर उपयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इसका उपयोग को समझिए। इस सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बिल प्रिंट, पेरोल बनाना आदि। ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत है। अब सेकेंड है मल्टी प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी एक प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बाद जब इसका प्रिंट लिया जा रहा होता है तो प्रोसेसर खाली बैठाने या स्थान पर दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन आरंभ कर देता है। ऐसे प्रिंटरों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्रियान्वयन में लगने वाला कुल समय कम हो जाता है तथा संसाधन का बेहतर उपयोग भी संभव हो पाता है। इसके लिए विशेष हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसमें कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि मुख्य मेमोरी का कुछ भी हिस्सा प्रत्येक प्रोग्राम के लिए आवंटित किया जा सके। इसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन का क्रम तथा वरीयता निर्धारित रखने की आवश्यकता भी होनी चाहिए। अब थर्ड में है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या समझते हैं? देखिए, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक के साथ कई उपयोगकर्ता, जिन्हें टर्मिनल भी कहते हैं, इंटरएक्टिव मोड के कार्य, जिसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन में और उसके बाद प्राप्त परिणामों को तुरंत दर्शाया जा सकता है। प्रत्येक उपयोगकर्ता को संसाधनों के साझा उपयोग के लिए कुछ समय दिया जाता है, जिसमें टाइम साइलेंस या क्वांटम कहते हैं। इनपुट देने और आउटपुट प्राप्त करने के बीच के समय को टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। इस समय का उपयोग कंप्यूटर द्वारा अन्य उपयोगकर्ता प्रोग्रामों के क्रियान्वयन के लिए किया जाता है। अगर किसी प्रोग्राम में टाइम स्लाइस से अधिक का समय लगता है तो उसे रोककर अन्य प्रोग्राम क्रियान्वयन किया जा सकता है। अधूरा रोके गए प्रोग्राम को अपने अगले बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही प्रबंधन आवश्यक होता है, क्योंकि कई प्रोग्राम एक साथ मुख्य मेमोरी में उपस्थित होते हैं। इस व्यवस्था में पूरे प्रोग्राम को मुख्य मेमोरी में न रहकर प्रोग्राम क्रियान्वयन के साथ आवश्यक हिस्सा ही मुख्य मेमोरी में लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वीपिंग कहते हैं। अब है रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम क्या है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्धारित समय सीमाओं में
देने को महत्व दिया जाता है। इसमें एक प्रोग्राम के परिणाम का दूसरे प्रोग्राम में इनपुट डाटा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पहले प्रोग्राम के क्रियान्वयन में देरी से और दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन और परिणाम रुक सकता है। अतः इस व्यवस्था में प्रोग्राम के क्रियान्वयन और समय को तीव्र रखा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग उपग्रहों के संचालन, हवाई जहाज के नियंत्रण, परमाणु भट्टियों, वैज्ञानिक अनुसंधान, रक्षा, चिकित्सा, रेलवे आरक्षण आदि में किया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में प्रोग्रामों के वरीयता क्रम का चयन भी कर इसका उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर के विकास के साथ एकल ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता महसूस की गई है। इसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन के समय और संसाधनों को बेहतर उपयोग की वरीयता न देकर प्रोग्राम की सरलता और उपयोगकर्ता को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया गया है। मल्टीटास्किंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग सिस्टम के अंतर्गत इस प्रकार के सिस्टम में प्रोसेसर द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित किए जाते हैं। इसमें प्रोसेसर अपना उस समय सभी चालू प्रोग्राम को देता है तथा सभी प्रोग्राम साथ साथ संपादित होते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें एक साथ दो या दो से अधिक प्रोसेसर को आपस में जोड़कर उनका उपयोग किया जाता है। इससे कार्य संपादित करने की गति में वृद्धि होती है। इसमें एक साथ दो अलग अलग प्रोग्राम या एक ही प्रोग्राम के भाग क्रियान्वित किया जा सकता है। अब है लैंग्वेज ट्रांसलेट। लैंग्वेज ट्रांसलेट क्या है? कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा 0 या 1 को समझ सकता है, पर मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखना कठिन कार्य है। अतः प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखकर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से मशीन भाषा में बदला जा सकता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के प्रकार जैसे असेंबलर या क्रियान्वयन से पहले असेंबली भाषा लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल लैंग्वेज में को मशीन में परिवर्तित करता है। यह मशीन भाषा को एक स्थान पर इकट्ठा करता है तथा क्रियान्वयन के लिए तैयार करता है। अब है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और यह पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम को सभी गलतियों को अनेक लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। जब सभी गलतियां दूर हो जाती है तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है तथा मेमोरी में सोर्सेस प्रोग्राम की कई आवश्यकता नहीं हो रहती है। प्रत्येक भाषा के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। अब इसके कुछ तथ्य हैं जिसको आप लोग जानिए। जैसे फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे हार्डवेयर की जगह प्रयोग किया जाता है तथा रोम में रखा जाता है। उदाहरण के लिए गुणा के लिए अलग हार्डवेयर के बजाय जोड़ के लिए बनाए गए हार्डवेयर जो बार बार जोड़ने की निर्देश सॉफ्टवेयर देकर गुणा कार्य किया जा सकता है। इसमें हार्डवेयर के मूल्य में कमी आती है। अब कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसे और भी जानने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए यूनिक्स सी भाषा में लिखे जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें किसी नए मशीन में इसका प्रयोग आसान हुआ है। आप इंटरप्रेटर को समझिए। इंटरप्रेटर क्या होता है? यह कंपाइलर की तरह एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। यह सोर्स प्रोग्राम के एक लाइन का मशीन भाषा में अनुवाद करता है। दूसरी लाइन को अनुवाद करने से पहले पिछली लाइन को प्रोसेस करता है। यदि इस लाइन में कोई गलती हो जाती है उसे समय इंगित करता है तथा संशोधन के बाद ही आगे बढ़ता है। हर बार प्रोग्राम को संपादन के दौरान इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है
अतः इसी मेमोरी में बना रहना आवश्यक है। अब है कुछ ऐसे तथ्य जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके सॉफ्टवेयर में चालू डिस्क का नाम / खुले हुए डिक्शनरी का नाम रहता है। अब है विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंपनी ने MS DOS की कंपनियों को दूर करने के लिए 1990 में विंडोज 3.0 जारी किया। बाद में इसके कुछ अन्य रूप जैसे विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज XP, विंडोज ME, विंडोज विस्टा, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज XP, विंडोज ME, विंडोज विस्टा आदि जारी किए गए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएं होती हैं। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, अतः इसे सीखना और इस पर काम करना आसान है। इसमें चित्र, ग्राफिक, अक्षर के कार्य को किए जा सकते हैं। विंडोज पर आधारित सभी प्रोग्राम की कार्य पद्धति लगभग समान होती है। इसमें एक प्रोग्राम का ज्ञान दूसरे प्रोग्राम से उपयोगी होता है। यह मल्टीटास्किंग सिंगल यूजर है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक साथ कार्यक्रमों को चलाया और उस पर कार्य किया जा सकता है। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग करने के लिए बनाया गया एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यह विंडोज की तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करता है। इसमें नेटवर्क संचार, डाटा सुरक्षा की अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। यूनिक्स यह एक बहुउपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके विकास 1970 में बेल लैबोरेटरीज के केन थॉमसन तथा डेनिस रिची द्वारा किया गया। यह नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। नेटवर्क डाटा को सुरक्षित और नेटवर्क की विशेषताएं रही है। अब लिनक्स की लोकप्रियता देखते हुए 2000 में कंप्यूटर निर्माण की शीर्ष संस्थाएं IBM, HP, कॉम्पैक्ट, सन माइक्रो सिस्टम आदि ने अनेक परिमार्जन व विकास हेतु लिनक्स फाउंडेशन की स्थापना की। लिनक्स यह पीसी के लिए बनाया गया मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका विकास नेटवर्क प्रयोग के लिए किया गया। यह वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यह प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। संस्थान, व्यक्ति कार्य को देखकर आवश्यकता अनुसार इस सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा जाता है। विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसी को कहते हैं। यह उपयोगकर्ता के विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। किसी और के लिए इसकी उपयोगिता नहीं होती है। उदाहरण के लिए रेलवे आरक्षण के लिए सॉफ्टवेयर, वायुयान नियंत्रण के लिए तैयार सॉफ्टवेयर, मौसम विश्लेषण के लिए तैयार सॉफ्टवेयर आदि। अब है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हालांकि विशेष आवश्यकताओं के लिए बनाया जाता है, पर अनेक उपयोगकर्ता इससे लाभ उठा सकते हैं। अब समझिए वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। इसमें कंप्यूटर उपयोग के डॉक्यूमेंट्स जैसे लेटर, रिपोर्ट, बुक्स का निर्माण, संशोधन, रूप आकार में परिवर्तन, व्याकरण स्पेलिंग चेक करना, प्रिंट करना आदि कार्यों के लिए कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को टाइपराइटर और विकल्प बनाने के लिए इसके अलावा कुछ अन्य सुविधाएं भी देती है। जैसे MS वर्ड में वर्ड स्टार, विंडोज में वर्ड पैड,
MS वर्ड और कीबोर्ड, ABI वर्ड, ओपन राइटर और स्टार राइटर, ये सब इसके उदाहरण हैं। सेपरेटेड शीट क्या है? जैसे एक्सेल की बात करते हैं, सेपरेटेड शीट सॉफ्टवेयर है। यह स्टैटिकल डाटा को टेबल के रूप में, रो एंड कॉलम के रूप में वर्गीकृत करके विश्लेषित करता है और इसमें ग्राफ चार्ट बनाने की सुविधा रहती है। अतः इसका प्रयोग बैंकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लेजर आदि बनाने में किया जाता है। सेपरेटेड शीट सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण जैसे MS DOS, विंडोज, MS एक्सेल, लिनक्स की सेपरेटेड, OpenCLC और स्टार क्लैप्स, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इसका प्रयोग डाटा को स्टोर करने, इसमें संशोधन करने तथा इसका वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। जैसे MS DOS, विंडोज, लिनक्स, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह सॉफ्टवेयर द्वारा सम्मेलन, बैठक, गोष्ठी आदि में सूचनाओं को प्रस्तुतिकरण के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण जैसे विंडोज पावरपॉइंट, लिनक्स के प्रोजेक्टर, स्टार इंटेक्स। अकाउंटिंग पैकेज, अकाउंटिंग पैकेज क्या है? इसके द्वारा विभिन्न वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्यवसायिक लेन देन, समान प्रबंधन को सरल बनाया जा सकता है। जैसे टेली भारत में बना एक लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आप DTP पे आइए। DTP माने डेस्कटॉप पब्लिकेशन, इसमें कंप्यूटर और उसके सहयोगी उपकरणों का प्रकाशन के कार्य के व्यवहार में किया जाता है। कुछ लोकप्रिय DTP सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ और वेंचुरा, ये सब जितने भी हैं ये सब DTP से रिलेटेड हैं। अब ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, इसमें कंप्यूटर द्वारा ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र आदि को का निर्माण, संशोधन तथा प्रिंट किया जाता है। जैसे CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर, इसमें कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक डिजाइन तैयार करने और इसमें संशोधन करने तथा निर्माण करने की प्रक्रिया को समझने का कार्य किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यह कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने और उसे अशुद्धियों को दूर करने के लिए सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण जैसे डिस्क फॉर्मेटिंग, इसके द्वारा नए मेमोरी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एप्लीकेशन डिस्क के प्रयोग से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाया जाता है। और डिस्क क्लीनअप, इसके द्वारा मेमोरी डिस्क को अशुद्धियों और अनावश्यक प्रोग्रामों को डाटा हटाकर उसकी क्षमता में वृद्धि की जाती है। इसके अलावा बैकअप है, बैकअप प्रोग्राम है, एंटीवायरस यूटिलिटी है, डिस्क फॉर्मेटिटेशन है, पब्लिक डोमेशन है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, टेस्टिंग डबलिंग सॉफ्टवेयर है, ग्रुप वेयर है। ग्रुप वेयर के कुछ उदाहरण के रूप में ऑनलाइन चैटिंग, ईमेल, न्यूज ग्रुप, वॉइस में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके अलावा कर्नल है, उसके बाद BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, POS की पोस्ट पावर कैन ऑन सेल टेस्ट है और बूटिंग है। इसके अलावा प्रोग्राम को हम अच्छी तरह से सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मॉनिटर पर दिखाए गए प्रोग्राम से निर्मित सारे प्रोग्राम को देख और सुन सकते हैं, समझ सकते हैं।